हम आज जो है वो कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे जिनको हम आसानी से जो है वो समझ भी सकें और जो है वो फिर बड़ी तेजी से, क्योंकि यहाँ आज मैंने थोड़ा सा एंजाइम्स भी पढ़ाना है, लेकिन एंजाइम सिर्फ इतना कि वो अ, एक चीज होती है एंजाइम्स की कि एंजाइम के रिलीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है, या एंजाइम के फंक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, सिर्फ इतना बताना है। क्योंकि बाकी आपके इस चैप्टर में कोई यूनिक बात नहीं है जितना को आप लोग जानते हैं। उस हवाले से जो आप लोगों का एंजाइम वाला चैप्टर है उसमें कोई यूनिक बात नहीं है। और कुछ उस चैप्टर में एंथाल्पी वगैरह है, एंथाल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो मैं आप लोगों को इकोसिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने एंजाइम में सिर्फ वो इनहिबिशन, कि उसकी इनहिबिशन कैसे होती है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, एंजाइम किस टाइम पे नहीं रिलीज होना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एज ए ग्रेजुएट पता होनी चाहिए, ताकि कोई अगर आपसे पूछे तो यू कैन इजीली आंसर। वो ये जो आंसर्स होते हैं ये कॉन्फिडेंस लाते हैं, तो इसलिए हम जो है वो एक्स्ट्रा चीजें भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का टॉपिक है उसमें हमने काफी हद तक, काफी डिटेल में ये चीज देख ली थी कि हमारे जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन से पंप्स मौजूद हैं और उन पंप्स का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। लेकिन साथ ही हमने ये बात की थी कि वो पंप्स इंतहाई जिसको आप कहते हैं कि पर्टिकुलर वर्किंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक पंप जो है वो किसी भी कंपाउंड के लिए वर्किंग करे। दूसरी एक और बात हमने डिस्कस की थी कि ये जो को ट्रांसपोर्ट होती है उसमें हमने क्या कहा था कि अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड का फायदा उठाते हुए सेल के अंदर आ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा था, ज्यादा से ज्यादा उस कंपाउंड का साइज था ग्लूकोज का साइज। ये मैं बात कर रहा हूँ को ट्रांसपोर्ट, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी मैंने आपको बात बताई थी कि जब हमने ये वाला फिनोमिना कल स्टडी किया था तो मैंने आपको कहा था कि H पॉजिटिव के प्रोटॉन मोटिव फोर्स को यूज करते हुए सुक्रोज जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है। बट ये सुक्रोज जैसा छोटा मॉलिक्यूल है। अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज में C11 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है कि जिसको कोई भी रिसेप्टर या कोई भी प्रोटीन कैरी करके साइटोप्लाज्म में लेकर जा रही है। बट व्हाट अबाउट लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर इन रिसेप्टर्स के जरिए नहीं जा सकते। लार्ज मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोटीन कैरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कैरी करना चाह रहे हैं कोई फैट, आप कैरी करना चाह रहे हैं कोई पॉलीसेकेराइड, ठीक है, और इसी तरीके से आप कैरी करना चाह रहे हैं कोई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तमाम जो सिचुएशंस होंगी इनमें ना तो प्रोटॉन पंप काम आएगा, ना ही जो है वो आपके काम आएगा जो एटीपेज पंप है वो काम आएगा, ना ही को ट्रांसपोर्ट काम आएगा, और ना ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम आना है। क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मैक्रो मॉलिक्यूल या जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के टेक इन का जो है वो नहीं दिया जाता। ये जो छोटे छोटे रिसेप्टर हैं इनके पास ये पर्पस नहीं होता कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को कैरी करें। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, फिर आप दो फिनोमिना बेसिकली यूज करते हैं, जिनमें से, या उनको सेल से बाहर ले जाने के लिए, जिनमें से एक है जिसको आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस और दूसरा है जिसको आप कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस अगर आपने देखना है तो आप लोग गोल्जी अपरेटस वाला जो लेक्चर अपलोड हो चुका है उसमें जाकर देख सकते हैं। एक्सोसाइटोसिस वहां बहुत अच्छे तरीके से हम बात कर चुके हुए हैं। एक्सोसाइटोसिस में इवन बड़ी टेक्निकल बातें भी आई हैं कि किस सब्सटेंस को एक्सोसाइटोज करना है तो उसके साथ आप एक टैग लगा देते हैं कि इसको बाहर भेजना है। तो वो सारी बातें वहां पे बड़े अच्छे तरीके से हुई हुई हैं, वो लेक्चर आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। सो हमारा इस वक्त फोकस है एंडोसाइटोसिस। देखिए एंडोसाइटोसिस जो है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हुआ करती हैं एंडोसाइटोसिस की, और ये तीनों टाइप्स भी आप इससे वाकिफ हैं। एक है फेगोसाइटोसिस, सेकंड वन इज पिनोसाइटोसिस। मैं मेरा मेरा काम फेगो और पिनो समझाना नहीं है, मेरा काम है फेगो और पिनो का फर्क समझाना कि इन दोनों में फर्क क्या है। और असल डिस्कशन हमारी इस पे होगी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये हमने इसके ऊपर आज बड़ी एक अच्छी खासी गुफ्तगू करनी है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और इसके सब टॉपिक के जिमन में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वो जो
आप लोगों को पता होगा कि फलां चीज में गुड कोलेस्ट्रॉल है और फलां चीज में बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की हकीकत क्या है वो भी सारा इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। याद रखिए, खास तौर पे वो कंपाउंड जिनको वाटर के जरिए इनटेक किया जाए, पीनो का मतलब ऑब्वियसली क्या है, लिक्विड इनटेक, लिक्विड शामिल होती है। वो कंपाउंड जिनको वाटर में सोल्यूबल करके, अब आपको ये वाटर के जरिए जो है वो इनटेक किया जा सके, जिनमें कौन आ जाते हैं, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड है। इनको वाटर में हल करके वाटर के साथ बल्क में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे मौके पर बल्क में जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनको पानी के साथ पिया जाता है। जस्ट लाइक कि आप जो है वो एक मेडिसिन, कुछ मेडिसिन होती है ना डिस्पर्सिबल होती है, जैसे वो होती है डेक्लोरॉन होती है या वो डिस्प्रिन वगैरह होती है, आप पानी में डालते हैं, वो पानी में हल हो जाती है और उसके बाद आप उसको पी जाते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, पिनोसाइटोसिस वाले वो कंपाउंड्स हैं कि जिनको पानी के जरिए इनटेक किया जाए, हो ये पूरा मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा सारा मॉलिक्यूल और आप उसको इनटेक करें, ठीक है, हो ये पूरा मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन वो पानी के जरिए, आप पानी के साथ ही उसको ड्रिंक कर ले सेल, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम ऑफ पिनोसाइटोसिस इन योर बुक। यहां देखिएगा, ये देखिए, अब ये वो सब्सटेंस है कि जिसके साथ यहां पर जो भी कंपाउंड ये वाला है, ये अपने साथ वाटर के साथ साथ उसको ड्रिंक किया जा रहा है और सेल उसको जो है वो अंदर की तरफ लेकर आ रहा है। व्हाट अबाउट फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस खास तौर पे दो कंपाउंड्स के लिए होती है, या तो फेगोसाइटोसिस होती है फैट्स के लिए, या खास तौर पर फेगोसाइटोसिस होती है उन बैक्टीरिया के लिए कि जिनको खास तौर पर रिसेप्टर पर रिसीव करके अंदर लेकर आया जाता है। ठीक है, तो ये जो चंद एक चीजें, या आप यूं कह लीजिए, आप जैसे एंटीबॉडीज का रूल यूज करते हैं ना, एंटीबॉडीज में क्या है कि एंटीबॉडी बैक्टीरिया से जाके चिपक जाती है, बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर देती है। एंटीबॉडीज का सिर्फ ये काम होता है कि ये जाकर एक तरह से कान से पकड़ लेना कि अब तुम जो है वो हिरासत में हो। हिरासत में होना काफी नहीं है, बल्कि उसको जेल तक पहुंचाना जो है वो किसी भी इन्वेडर को जरूरी होता है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीबॉडीज भेजते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को हिरासत में ले, उसके बाद उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं, और फेगोसाइटोसिस बेसिकली जेल है जहां पर उसको सीधी सीधी सजाए मौत है। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखते हैं तो ये जो फेगोसाइटोसिस है ये बैक्टीरिया या फैट की होती है। ठीक है, और फेगोसाइटोसिस के हवाले से ये आपके सामने है कि ये एक पूरा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल फैट है। ठीक है, तो आप जो है वो उसको इस तरह से इनटेक करते हैं और उसके बाद उसको अंदर ले आते हैं। तो ये दोनों तरह की जो है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ, पिनोसाइटोसिस नॉन स्पेसिफिक फॉर द सब्सटेंसेस इट ट्रांसपोर्ट, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इसको आप देखिएगा कि बिकॉज एनी सेल एंड ऑल सोल्यूट आर टेकन इनटू द सेल, एनी एंड ऑल सोल्यूट, ये किसी चीज के लिए भी हो सकती है जो पानी के जरिए इंटेक करनी पड़े आपको, बड़ा मॉलिक्यूल जो पानी के जरिए इंटेक करने पड़े, पिनोसाइटोसिस उनके लिए होती है। फेगोसाइटोसिस है खास तौर पर, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है उसकी एमीबा की। जरा आप थोड़ा सा इधर पीछे जाएंगे तो एमीबा जो है वो फेगोसाइटोसिस करता है और बहुत बखूबी करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के हैं। व्हाट इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक ऐसी चीज है जिसमें एनी कंपाउंड इज इंजेस्टेड व्हेन अटैच्ड टू द रिसेप्टर, इंजेस्टेड व्हेन अटैच्ड टू द रिसेप्टर, जब वो किसी रिसेप्टर पर अटैच हो जाता है तो उसको इनटेक किया जाता है, ना कि उसको तब इनटेक किया जाए जब वो वैसे ही, कोई भी कंपाउंड अगर रैंडमली आपके ईसीएफ में फिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर सेल उसको इनटेक करे। एग्जांपल इसकी देता हूं, आप कहते हैं कि हमारे बेली में, हिप्स में, चेस्ट रीजन में, इन रीजन में जो है वो होते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स और एडिपोज टिश्यू है जो कि फैट इनटेक करते हैं। अब क्या इस एरिया में एडिपोसाइट्स के अलावा और कोई सेल नहीं है? एडिपोसाइट्स के अलावा और बहुत से सेल्स हैं, लेकिन वो फैट इंटेक क्यों नहीं करते? वो फैट इंटेक इसलिए नहीं करते क्योंकि जब फैट आता है तो वो उसका रिसेप्टर पे अटैच होना जरूरी होता है। ये कौन से फैट है? खास फैट है। ये वो वाले फैट नहीं जिनकी मैं फेगोसाइटोसिस में बात कर चुका हूं, ये वो वाले फैट्स नहीं है। ये वो वाले फैट्स हैं जिनको खास तौर पर लिवर भेजता है कि यार इसको जरा स्टोर कर लो। हमारे बेली फैट में, बेली के फैट टिश्यू में लिवर फैट बनाकर भेजता है।
और जब लिवर फैट बनाता है ना, तो उसके ऊपर एक बैज लगा देता है। वो बैज क्या करता है, वो सीधा आके रिसेप्टर पे अटैच होता है। जब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है तो ही वो फैट इंटेक किया जा सकता है। इधर गौर से सुनिएगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो एक अदद फिनोमिना है जो आप कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये रिसेप्टर है और बाहर से एक वेजिकल आ रही थी। ये अब आप जो है ना यहाँ पर डायग्राम, इसकी डायग्राम जो है वो इधर देखिएगा, इस वाले उसमें नहीं है, मैं जो बुक पढ़ रहा था उसमें है। मैं आप लोगों को जो है वो ये डायग्राम पूरी बना कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुख्तसरन ये देख लेते हैं हम कि जो फैट्स जब हम इंजेस्ट करते हैं अपनी डाइट में, तो उन फैट्स के साथ होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि फैट्स ऑब्वियसली इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर ये फैट्स जो हैं इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, तो इसका डेफिनेट मीनिंग ये है कि इनको हमें सॉल्युबल बनाना होगा। और इनको सोल्यूबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको सोल्यूबल बनाने के लिए लिवर से आता हुआ एक प्रोडक्ट जिसको हम लेसिथिन कहते हैं, वो हम ऐड कर देते हैं फैट में। जब हम लिवर से आता हुआ वो एक ये जो कंपाउंड है लेसिथिन, ये फैट में ऐड करते हैं, तो ये लिवर में से आकर हमारी इंटेस्टाइन में फैट को क्या कर देता है, सोल्यूबल कर देता है। जब ये फैट को सोल्यूबल करता है, तो उसके बाद उस फैट पर एंजाइमेटिक एक्शन होता है, लाइपेजेस का एक्शन होता है। और लाइपेजेस का एक्शन होने के बाद वो लाइपेजेस हमारे इन फैट्स को जो डाइट में आए थे, इन फैट्स को कहाँ भेज देते हैं, बहुत ही स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स, जो हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं, इनमें भेज दिया जाता है। अब इन इंटेरोसाइट्स में हमारे ये जो फैट्स होते हैं, इनको इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के सेल्स में ट्राई इसाइल ग्लिसरोल में चेंज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है ये लेहमिंजर से ली गई है। और ट्राई एसाइल ग्लिसरोल में चेंज होने के बाद उसको हम फैटी एसिड और ट्राई एसाइल ग्लिसरोल और कोलेस्ट्रॉल के साथ ऐड करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्चुअली काइलोमाइक्रोन। ये याद रखिए, ये जो फैट्स होते हैं ये ब्लड में नहीं जा सकते क्योंकि ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा जो है वो बड़ा सारा ग्लोब्यूल है, एक ऐसा बड़ा सारा कंपाउंड है। इट डज नॉट एंटर इनटू द कैपिलरी, ये कैपिलरी में एंटर नहीं होता। अब ये कैपिलरी में एंटर नहीं होता तो फिर ये कहाँ एंटर होता है, ये एंटर होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्पेशल किस्म की डक्ट्स होती हैं, ये उनमें एंटर होता है जिनको हम कहते हैं लैक्टियल्स। और आप में से जो बेसिक बायोलॉजी से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि लैक्टियल्स जो हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अंदर एंटर होने के बाद ये काइलोमाइक्रोन जो किससे बने हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल से और खास किस्म की प्रोटीन्स जिनको एपोलिपोप्रोटीन्स कहा जाता है, ये उनसे बनते हैं। यानी अब ये जो एक पूरा प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपके पास ट्राई एसाइल ग्लिसरोल है TAG, प्लस कोलेस्ट्रॉल है, प्लस आपके पास इसमें एपोलिपोप्रोटीन्स है APL, ठीक है, ALP, ये आपके पास इसमें मौजूद है। ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं ये फिर एक्चुअली ये जो इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैक्टियल से, हमारे हार्ट के करीब एक वेन होती है जिसको आप कहते हैं सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सब क्लेवियन वेन से ये हमारे जो है वो उसके बाद ये एंटर होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज में। उसके बाद जब ये कैपिलरीज में पहुंचती है तो इसको कैपिलरीज में ले जाकर इसको तोड़ा जाता है, इस काइलोमाइक्रोन को। अब अगर आप इस कैपिलरी की बात करते हैं तो कैपिलरी के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर एक जो है वो खास किस्म का एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होता है। एज्यूम दैट दिस इज अ कैपिलरी सेल, ठीक है। ये जो कैपिलरी सेल है, इसकी मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम होता है ये ब्लड को फेस कर रहा होता है, यानी कि ये सेल से बाहर होता है, ठीक है, सेल से बाहर होता है, ब्लड को फेस कर रहा होता है।
ये एंजाइम कहलाता है लिपोप्रोटीन लाइपेज, ये मौजूद है। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को जब काइलोमाइक्रोन आके इसके पास से गुजरते हैं तो ये काइलोमाइक्रोन को कन्वर्ट कर देता है। काइलोमाइक्रोन जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और एपोलिपोप्रोटीन से बना हुआ है, ये उन काइलोमाइक्रोन को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं ये फिर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे एडिपोज टिश्यू में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे डाइट खाने के बाद हमारा जो फैट होता है ये उसकी फेट होती है। ठीक है? अब ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें लेहनिंजर की बुक में, तो ये देखिए, ये जो काइलोमाइक्रॉन है ये एक ऐसा ग्लोब्यूल है जिसके अंदर 3 बेसिक कंपाउंड है। नंबर 1, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। इसका क्या फंक्शन है? असल में ये फॉस्फोलिपिड जो है ये पोलर है। ठीक है, तो हमने जब इन इसको ब्लड में भेजना है काइलोमाइक्रॉन को, तो ब्लड में भेजने से पहले हमें इस ये इसके अंदर जितने भी स्टोर्ड हैं ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे कंपाउंड हमने पहले सोल्यूबल बनाने हैं। तुम क्योंकि हमें ये पता है कि ये दोनों कंपाउंड इनसोल्यूबल हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। तो सोल्यूबल बनाने के लिए हम इसको फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर में कन्वर्ट करते हैं और बाहर की तरफ फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर लगाई जाती है। ये सारा कुछ किसमें होता है? ये सारा कुछ इंटेस्टाइन के सेल्स एंटेरोसाइट्स में होता है। और इंटेरोसाइट्स में भी किस जगह पर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पर जो एपोलिपोप्रोटीन है ये ऐड की जाती है, और ये एपोलिपोप्रोटीन असल में एक सिग्नल प्रोटीन है। इस सिग्नल प्रोटीन का क्या फंक्शन है? इस सिग्नल प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये असल में किसको सिग्नल देगी? लिपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम काइलोमाइक्रॉन को तोड़ रहा है, ये एपोलिपोप्रोटीन उसको सिग्नल देंगी। और जैसे अब मैं यहाँ पर आपको जो है वो बताता हूँ कि आपके पास एक पूरा, ये आपके पास एक काइलोमाइक्रॉन है और उस काइलोमाइक्रॉन के बाहर की तरफ आपके पास मौजूद हैं एपोलिपोप्रोटीन, ऐसे ये ऐसे मौजूद है। अब ये एपोलिपोप्रोटीन इज एक्चुअली अ सिग्नल, इट इज अ सिग्नल टू लिपोप्रोटीन लाइपेज। और लिपोप्रोटीन लाइपेज सिग्नल लेने के बाद इसके जो भी फैट्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में जो भी इसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, ये बात आगे पहले से हो चुकी है। और इनको जो है वो इनकी 2 फेट्स हो सकती हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की। एक ये इसकी फेट हो सकती है कि इसको एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर दिया जाए, एडिपोज टिश्यू में इनकी स्टोरेज कर दी जाए। ठीक है, और इसकी दूसरी जो है वो फेट क्या हो सकती है? दूसरी फेट इसकी ये हो सकती है कि इसको ये मायोसाइट्स में चले जाएं, यानी मसल सेल्स में चले जाएं, और वहां जाकर इनको एनर्जी हार्वेस्ट के लिए यूज किया जाए, यानी इनको ब्रेक किया जाए और इनसे एनर्जी निकाली जाए। तो काइलोमाइक्रोन एक ऐसा ग्लोब्यूल है जो असल में हमारे ब्लड में आकर तो ये पॉसिबल बनाता है फैट्स का फ्लो, अदरवाइज फैट्स फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली चीज जो हमारे इन तमाम जब एक दफा फैट आ जाती है हमारे ब्लड में या हमारी इंटेस्टाइन में, तो जो पहली चीज बनती है वो काइलोमाइक्रोन है। अब याद रखिए कि काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो जब टूटे थे, जब लिपोप्रोटीन लाइपेज ने काइलोमाइक्रोन को तोड़ा, तो काइलोमाइक्रोन जो है उसका कुछ पोर्शन जो है वो तो चला गया एडिपोज टिश्यू और मायोसाइट में। कुछ हो जाता है, कुछ रहता है जिसको हम रेमनेंट्स कहते हैं। ये जो रेमनेंट्स होते हैं इनको कहाँ भेज दिया जाता है? इनको लिवर में भेज दिया जाता है। इन रेमनेंट्स में क्या कुछ होता है? रेमनेंट्स होता है जो बाकी रह जाते हैं, यानी एलपीएल के एक्शन के बाद, लिपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन के बाद जो बाकी रह जाते हैं उनको भेज दिया जाता है लिवर में। ठीक है, अब रेमनेंट्स में क्या चीजें हैं? रेमनेंट्स में आपके पास मौजूद हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो कि आपने उधर से ऐड किए थे, और उसके अलावा आपके पास उसमें मौजूद हैं एपोप्रोटीन्स, एपोलिपोप्रोटीन्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं जो कि आप भेज देते हैं लिवर में, और लिवर में जाकर ये अपना काम जो है या तो वहां पे स्टोर हो जाते हैं या फिर ये है कि ये अपना दोबारा से काम शुरू कर देते हैं।
अब यहाँ तक तो ये वो प्रोसेस था जो नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारे इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, ये वो प्रोसेस है कि जो रोज हमारी डाइट के जरिए जो फैट्स आ रहे हैं उनके लिए हमारे बॉडी में हो रहा है। बट व्हाट इफ वी कंज्यूम अ लार्ज फैटी डाइट, एक बहुत बड़ी डाइट लेते हैं और एक ऐसी डाइट है जो कि हमारे फैट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैट को बहुत ज्यादा कर देती है, फैटी डाइट। अब बाकी प्रोसेस तो यही होगा, बाकी प्रोसेस यही होगा, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि ये जो काइलोमाइक्रोन है, काइलोमाइक्रोन, ये बहुत ज्यादा तादाद में बनते हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूज अमाउंट, ये बहुत ज्यादा तादाद में बनते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा तादाद में बनते हैं तो इनको ब्रेक करने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा वेरी ह्यूज अमाउंट में बनते हैं, और उसके बाद जब आप इनको ब्रेक करते हैं तो इनमें से बहुत सा जो कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है हमारे लिवर में। ठीक है, यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि ये जो VLDL, ये जो हमारे, यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि इसको यहां से हम देख लेते हैं कि व्हेन द डाइट कंटेन्स मोर फैटी एसिड्स, they are converted to triacylglycerol in the liver and packaged with specific apolipoprotein। अब क्या होता है कि जो आपका काइलोमाइक्रोन है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में बने हैं, ये कम तादाद में नहीं बने, लिहाजा जब ये टूटेंगे, जैसे कि ये LPL के एक्शन के बाद टूटे थे, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पहुंचेगा? लिवर के पास वापस पहुंचेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ कुछ फैट्स भी ये लिवर के पास पहुंचेंगे। अब लिवर क्या करेगा? लिवर इस कोलेस्ट्रॉल, इतनी ह्यूज अमाउंट में जो कोलेस्ट्रॉल लिवर के पास पहुंचा है, लिवर इसको तोड़ के इसके बनाएगा फैट। ये लिवर में से गुजरेंगे और लिवर इनको तोड़ के इससे बनाएगा फैट, और उन फैट्स को स्पेसिफिक एपोलिपोप्रोटीन्स में ऐड कर देगा। एपोलिपोप्रोटीन्स मस्ट हैं फैट्स के मूव करने के लिए ब्लड के अंदर। ठीक है, लिवर फैट और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करेगा फैट्स में और एपोलिपोप्रोटीन्स में ऐड करके अब ये बनाएगा VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, इसका जो है वो फीचर्स क्या होते हैं? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के फीचर्स ये होते हैं कि ये इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस फैट्स होते हैं। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो कोलेस्ट्रॉल और फैट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं, प्लस फैट। अब ये VLDL जो है, ये एक पूरा एक और जो हमारे पास, जिस तरह काइलोमाइक्रोन था, बिल्कुल उसी तरीके से VLDL हमारे पास एक पूरा बहुत बड़ा सारा कंपोनेंट है। ठीक है, उसी तरह का फैट ग्लोब्यूल है, और ये जो फैट ग्लोब्यूल है, ये फिर क्या किया जाता है इसको, इसको फिर से, अब जब आप दोबारा से कैपिलरी में भेजेंगे तो VLDL जो है, ये इसकी जो ऑब्वियसली एपोलिपोप्रोटीन्स होंगी, ये दोबारा से एक्टिवेट करेंगी लिपोप्रोटीन लाइपेज को, और ये VLDL जो है, ये इनमें से कुछ फैट्स रिलीज हो जाएंगे। जब इसमें से कुछ फैट्स रिलीज हो जाएंगे तो ये VLDL किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी पहले बहुत ज्यादा इसके अंदर फैट्स मौजूद थे VLDL के अंदर। अब क्या हुआ? अब ये जो VLDLs हैं, इनको जो है वो जब तोड़ा गया तो इसमें से कुछ फैट्स निकल गए, तो अब ये इसके कंपैरिजन में थोड़े कम फैट्स मौजूद हैं, लिहाजा आप इसको कहेंगे ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी लेस फैट देन VLDL। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, इनके बहुत स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जरा इसको देखिएगा कि जब VLDL, जब आपने बहुत ज्यादा डाइट खाई और आपका जो काइलोमाइक्रोन था वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो सका, तो अब वो लिवर में आकर VLDL में कन्वर्ट हो जाएगा। VLDL कैपिलरीज में आएगा और उसके ऊपर एक्शन करेगा लिपोप्रोटीन लाइपेज। VLDL कन्वर्ट हो गया फैट्स में और प्लस कन्वर्ट हो गया LDL में। अब ये LDL डिफरेंट जगहों पर जाकर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगर इस LDL के बारे में आप देखते हैं तो ये LDL के रिसेप्टर्स जो हैं वो मसल्स में भी मौजूद हैं। LDL के रिसेप्टर हार्ट में भी मौजूद हैं।
एलडीएल के रिसेप्टर्स स्केलेटल मसल्स में भी मौजूद हैं, और इसके रिसेप्टर जो है वो लिवर में भी मौजूद हैं, और इसके रिसेप्टर्स जो है वो इवन ब्रेन में भी मौजूद हैं। ये एलडीएल जहां जहां जाएगा वहां एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी जो है वो जहन में रखने वाली है कि यही एलडीएल अगर हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल कैपिलरी के सेल होते हैं, आर्टरीज के सेल होते हैं, अगर यही एलडीएल जो है ये हमारे एंडोथेलियल सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ट्रैप हो जाए, यानी आप यूं कह लीजिए कि आपके पास एक ये कैपिलरी मौजूद है और इस कैपिलरी की लाइनिंग जो है वो है एंडोथेलियल सेल्स की, ठीक है? इस एंडोथेलियल सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, हर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसके बाहर कोलेजन, कार्बोहाइड्रेट्स और इसका एक बहुत ही थिक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है हर सेल के बाहर, ठीक है। अब ये जो एलडीएल होता है ये इनमें आकर ट्रैप हो सकता है, और अगर ये एलडीएल इनमें आकर ट्रैप हो जाए तो यहाँ पर अब आपने बहुत गौर करना है, ये वो बात है जो कि हमारे सबके जानने के लिए जरूरी है कि ये एलडीएल जब एक दफा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो मैंने ये बनाया है इसमें आकर जब ट्रैप हो जाएगा तो, और ये किसका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, ये एंडोथेलियल सेल का जो है वो हमारे ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो डबल लाइन है, और उसके बाहर ये ईसीएम है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो एलडीएल होता है इसके कोलेस्ट्रॉल में ये एबिलिटी होती है कि इसका कोलेस्ट्रॉल एक खास अफिनिटी रखता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के लिए। जब एक दफा ये इसमें ट्रैप हो जाएगा तो ये इस तरह के छोटे छोटे कंपाउंड्स ऐसे यहाँ पर बना लेगा, और उसके बाद फिर क्या होता है कि इन एलडीएल के ऊपर स्पेशल हमारे सेल्स जो इम्यून सेल्स होते हैं इनको आप कहते हैं मैक्रोफेजेस। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये इस ट्रैप्ड एलडीएल पे एक्ट करते हैं। जब ये इस ट्रैप्ड एलडीएल पे एक्ट करते हैं तो ये बड़े बड़े सेल्स बना देते हैं, इनको आप कहते हैं फोम सेल्स। और ये फोम सेल्स क्या करते हैं, जब एक दफा मैक्रोफेजेस इनको एंगल्फ कर लेंगे, किसको, एलडीएल के ग्लोब्यूल्स को, ये जो एलडीएल के ग्लोब्यूल्स इधर ट्रैप हुए हुए हैं इनको एक दफा जब ये एंगल्फ कर लेंगे, एंगल्फ करने के बाद ये इतना फैट एंगल्फ कर लेंगे कि ये फोमी फोमी हो जाएंगे, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे फोमी अपीयरेंस नजर आएगी इनकी, फोम सेल्स बन जाते हैं। ये जो फोम सेल्स होते हैं अब ये कुछ देर के बाद इनके अंदर एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है। एपोप्टोसिस की वजह से ये डेड सेल्स यहाँ से मूव नहीं करते बल्कि ये प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं, मूव कर भी सकते हैं लेकिन नहीं भी करते, ये प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं। यानी आप ये देखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा खाना फैटी खाएंगे, जितने ज्यादा एलडीएल होंगे उतने ही ज्यादा जो हैं वो ग्लोब्यूल्स बनेंगे, उतने ही ज्यादा ग्लोब्यूल्स ट्रैप होंगे इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और जब मैक्रोफेजेस उसके ऊपर आकर एक्शन करेंगे तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो उनको इतना ज्यादा ग्लोब्यूल्स को अपने अंदर भर लेंगे, इन फैटी एसिड्स को, ये फोमी हो जाएंगे। फोमी हो जाने के बाद ये इनके अंदर एपोप्टोसिस हो जाएगी और ये प्लाक बना देंगे, और ये वही प्लाक है जो कि हमारी जो वेसल्स है उनके अंदर ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप हो जाने के बाद ये हमारे हार्ट अटैक वगैरह का बायस बनता है। यानी आप यूं कह लीजिए कि जहां पर भी ये जाएगा, आप देखिए कहाँ कहाँ इसके रिसेप्टर्स हैं, मसल्स में भी इसके रिसेप्टर्स हैं, ब्रेन में भी हैं। ब्रेन में क्या होगा, अगर ब्रेन में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में इस तरह से प्लाक बन जाए ना तो उसकी ब्रेन के अंदर वो आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, और ब्लॉकेज की वजह से सेल्स डेड होना शुरू हो जाती हैं और जो है वो स्ट्रोक हो जाता है। हार्ट में इसके रिसेप्टर्स हैं, अगर ये हार्ट में जाकर ट्रैप हो जाता है तो ये हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, एंजाइना, ठीक है, एंजाइना कॉज कर सकता है। स्मूथ मसल लिवर, जहां भी ये जाएंगे एलडीएल ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ट्रैप हो सकता है, इसके अंदर अफिनिटी है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के लिए और वहां ये प्लाक बनाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एलडीएल फिर चला जाता है लिवर के पास। ये एलडीएल जब लिवर के पास जाता है तो उसके बाद फिर इस एलडीएल को लिवर जो है वो ब्रेक करता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे लिवर। लिवर जो है वो इसको ब्रेक करता है और इसको इससे दो तीन काम करता है, या तो इससे वो एचडीएल बना लेता है, एचडीएल क्या है ये भी समझते हैं अभी, या वो इसको कोलेस्ट्रॉल
के कंपोनेंट्स में चेंज करके इसको जो है वो फीसिस के जरिए रिमूव कर देता है, ठीक है। और इस तरह से कई काम करता है। अब आ जाइए, अगर जो लिवर है वो एचडीएल बनाता है, तो याद रखिए एचडीएल जो है ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स है, लिपिड, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स है इसमें। और इवन एक और आपसे यहाँ बात आपके जो है वो आपको बताता हूँ कि एक एचडीएल होता है जिसको नेसेंट एचडीएल कहते हैं। नेसेंट एचडीएल वो होता है कि जिसके अंदर नो फैट, कोई फैट नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर एचडीएल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं, प्लस एक कंपाउंड होता है जो हमने शुरू में पढ़ा था, लेसिथिन। ये लेसिथिन जो है, ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन और लेसिथिन क्या करते हैं, ये मिल के हमारी बॉडी से एलडीएल को वापस लाने का काम करते हैं। जो एलडीएल हमारी बॉडी में बन गया, अब उस एलडीएल को वापस लाने का काम जो है, इसको आप कहते हैं रिवर्स मूवमेंट है कोलेस्ट्रॉल की, कि ये वापस एलडीएल को किधर लेकर आएंगे, लिवर में। और लिवर में लाने के बाद उसको जो है वो उसका जो भी मेटाबॉलिज्म करना होगा वो करेंगे। यहाँ पर अब आपके जो आपको जो बात बतानी है, ये बड़े मुख्तसरन हमने समझा कि बेसिकली एलडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है और एचडीएल क्या है। याद रखिए एचडीएल की प्रोडक्शन, जितने फूड हम सुनते हैं कि उनमें एचडीएल होता है, बेसिकली उन फूड्स में एचडीएल नहीं होता। एचडीएल हमारे लिवर में बनाया जाता है, एचडीएल इज फॉर्म्ड इन लिवर, ठीक है। एचडीएल जो है वो हमारे लिवर में बनाया जाता है। और ये एचडीएल को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ फूड्स होते हैं। एचडीएल को स्टिमुलेट करने के लिए आपको एक खास किस्म का फैटी एसिड चाहिए होता है जिसको कहते हैं लाइनोलिक एसिड। ये जो लाइनोलिक एसिड है ना, ये उन फूड्स में पाया जाता है जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल फूड्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो लाइनोलिक एसिड है उनमें कौन कौन से फूड्स में होता है, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं, विच डायटरी प्रोडक्ट्स कंटेन लाइनोलिक एसिड, ठीक है। तो ये देखिएगा कि वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सनफ्लावर, सैफलॉवर, सोयाबीन, कोनोला ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स, इनमें पाया जाता है। यानी ये असल में एचडीएल नहीं देते आपको, ये जितने फूड्स हैं ये असल में आपको देते हैं लाइनोलिक एसिड। और ये जो लाइनोलिक एसिड है ये आपके लिवर में जाके एचडीएल की प्रोडक्शन करवाता है। तो असल में लाइनोलिक एसिड एक स्टिमुलेंट है जो कि आपके लिवर को बेसिकली स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप हाई फैट खाते हैं तो वो एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एलडीएल जो है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है इस लिहाज से कि वो ट्रैप हो सकता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में।